चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 226 है, कह रहा है एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है। कह रहा है एक वर्ग है और एक आयत की परिधि बराबर है। यदि उसके क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल को हम ए माने और के क्षेत्रफल को बी माने तो में से कौन सा सही है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, याद करने वाली चीज़ें होती हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि वर्ग और आयत की परिधि बराबर हो तो जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है आयत से। ठीक है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर सर्कल दिया हो, क्या दिया हो, सर्कल दिया हो, ठीक है, स्क्वायर दिया हो और ट्रायंगल दिया हो, तो और कहा गया हो कि इसको क्रम में लगाइए कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो एक मैंने ट्रिक बताई थी, सी सेट। सी सेट, सी मतलब सर्कल, एस मतलब स्क्वायर और टी मतलब ट्रायंगल। और इनका क्या ये है, एरिया है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सर्कल का होता है, फिर स्क्वायर का, फिर ट्रायंगल। मतलब सबसे कम ट्रायंगल का होता है, उसके बाद सर्कल का होता है। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, अगर मैं सच बताऊं कंसेप्ट इसके पीछे क्या है, तो एरिया जो होता है ना, एरिया वो बढ़ता है नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड, एरिया जो होता है नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ साइड बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ साइड बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों, देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर मैं कहूँ कितने साइड होते हैं तो आप कहोगे 3। स्क्वायर में कितने साइड होते हैं आप कहोगे 4। देखो पहले साइड 3 थे, अब 4 हो गए, मतलब बढ़ गया ना, मतलब एरिया भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो सर्कल, सर्कल में अगर आप पूछोगे तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट साइड होते हैं। कितने इनफाइनाइट्स, जितना आप गिन लो उतने साइड होते हैं। तो खुद बताओ सबसे बड़ा एरिया किसका होगा, सर्कल का होगा। है में। तो एरिया जो होता है, एरिया बढ़ता है नंबर ऑफ साइड बढ़ने से। यदि नंबर ऑफ साइड बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन नंबर 227 है, कह रहा है एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और जिस किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक सर्कल है और सर्कल पे हमने बना दिया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, रेक्टेंगल की खास बात होती है कि उसके सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90 होता है। सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक एंगल 90 होता है। ठीक, ये रेक्टेंगल खास बात है। अब तो कह रहा है एक आयत है, एक आयत है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, मतलब ये एक रेक्टेंगल है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, मतलब ये मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में बना है। तो मतलब इस सर्कल जो है ना, इस सर्कल की रेडियस क्या है, इस सर्कल की रेडियस है 2.5। ठीक, तो ये मान लो ये सेंटर होगा तो ये रेडियस क्या होगा 2.5। अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो ये भी 2.5 होगा, मतलब ये पूरा इसका क्या होगा, डायमीटर। ये पूरा इस सर्कल के लिए ये पूरी लाइन क्या होगी, डायमीटर। तो डायमीटर कितना है 5। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत का एरिया निकालना है। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है। ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई। हमें लंबाई तो पता है, चौड़ाई पता चल जाए तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखो कैसे पता चल जाएगा, देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को। ये चीज़ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये चीज़ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये 90 एंगल है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, जो कि आप देख रहे होंगे बहुत बार यूज़ हो रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या होना चाहिए फिर 3। तो बस इससे पता चल गया कि लंबाई कितनी है, 4 है, और चौड़ाई कितनी है, 3 है। और लंबाई चौड़ाई का यदि गुणनफल कर दो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 12। तो 12 इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 228। कर 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहे हैं कि स्क्वायर है। क्या है कि स्क्वायर। ठीक, और स्क्वायर की खास बात इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 होता है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 होता है। ठीक, तो कह रहा है कि स्क्वायर है, इसके अंदर, और ये 18 सेंटीमीटर इसका भुजा है और इसके अंदर हम सबसे बड़े गोला बना दे रहे हैं। सबसे बड़े सर्कल नहीं बना रहे, गोला। सबसे बड़े गोला, गोला एक 3D फिगर है। ठीक, तो कह रहे हैं इस गोले का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ये गोला है, ये मान लो क्या है, गोला 3D फिगर है। तो गोले की ये मान लो रेडियस है, तो गोले का अगर आपसे पूछे सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, तो गोले का सबसे बड़े इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये कहना, इस सवाल में ये कहना क्या चाह रहा है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्पेयर, एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्पेयर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान देना,
कह रहा है एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर बताना है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़े गोले का तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल की खास बात ये है कि इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक। इसके सारे ऑप्शन गलत, क्यों गलत है भाई? उसने क्या पूछा? सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो देखो ये कोई गोला है, ये कोई स्फेयर है, गोले मतलब स्फेयर है, तो ये स्फेयर है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूँ, क्या करूँ? वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यही तो पूछ रहा है, सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ना कि वॉल्यूम पूछ रहा है। अगर तुम वॉल्यूम मान के अगर यहाँ पे क्षेत्रफल ना लिख के क्या निकालो? गोले का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम निकालो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आयतन थोड़ा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जो पूछेगा वही हम बताएंगे। तो देखो भैया, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना भैया। देखो ये 18 है, ये 18 है, तो ये भी क्या होगा? 18 होगा भाई। ये सर्कल के लिए क्या होगा? व्यास। मैंने बताया था यदि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना दोगे तो उसका जो डायमीटर होता है वही उसकी भुजा होती है, जो उसकी भुजा होती है वही उसका डायमीटर हो, मतलब ये 18 तो ये भी 18 होगा। अच्छा व्यास, अब व्यास यहाँ पे क्या आ गया? व्यास आ गया 18, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, तो 18 का आधा कर दो, क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ 9 रख दोगे तो 9 का स्क्वायर, 9 × 9, तो ये हो जाएगा 324 पाई। तो 324 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल थोड़ा निकाला, उन्होंने आयतन निकाला। अगर तुम आयतन निकालोगे ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला। समझ में आया? लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही हम बताएंगे, ऑप्शन से थोड़ा कुछ होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229 इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है कि वाई त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वाई त्रिज्या वाले वृत्त मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या क्या है? वाई है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा? पाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। और जो कि वाई वाई त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया? डब्लू दिया, तो यहाँ डब्लू लिख दो। बड़े वृत्त वाई का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर डब्लू डैश है। तो बहुत ही आसान है भाई। बड़े वृत्त का, अगर बड़े वृत्त जिसकी त्रिज्या वाई है, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या आ जाएगा? पाई वाई स्क्वायर। और छोटे वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है? एक्स है, तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो पाई एक्स स्क्वायर। और इनका अंतर क्या दिया गया? डब्लू डैश दिया। तो बस अब कुछ नहीं करना, कह रहा है आप एक्स अपॉन वाई निकालो। तो भैया ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ ये वैल्यू किसके बराबर है? डब्लू, तो डब्लू के अगर मैं रख दूँ तो क्या हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर बराबर डब्लू डैश। तो डब्लू डैश यहाँ ले आऊँगा, इसको यहाँ ले आऊँगा, तो क्या आ जाएगा? डब्लू माइनस डब्लू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, मुझे एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना। भाई देखो वाई की वैल्यू ये है, वाई वाली इक्वेशन ये है, एक्स वाली इक्वेशन ये है। तो अगर एक्स और वाई निकालना है तो मैं क्या करूँगा? ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? पाई एक्स स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? पाई वाई स्क्वायर, ठीक। तो देखो यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो कहोगे डब्लू माइनस डब्लू डैश। और पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? डब्लू है। तो देखो पाई पाई कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये कितना आ गया? डब्लू माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। तो भैया जहाँ पे ये एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा डब्लू माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये स्क्वायर में आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो डब्लू माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। अब देखो सॉल्व कर लो भैया, माइनस आएगा बीच में, तो प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता। नीचे डब्लू है, ठीक है, ठीक है, नीचे डब्लू है, ये डब्लू डैश है, तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। करे एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क की परिसीमा, परिसीमा मतलब उसके पेरीमीटर पर साइकिल चलाता है और एक चक्कर 8 मिनट में पूरा करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल बताइए। तो भाई ये कोई पार्क है जो कि रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप मतलब रेक्टेंगल, और इसकी जो लंबाई है वो 3 है, मतलब 3x मान लो,
और चौड़ाई जो 2 है मतलब 2x मान लो। ठीक। कह रहे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है मान लो सवाल को समझिए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो एक व्यक्ति है, मान लो ये यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है। वो कोई व्यक्ति 12, उसकी स्पीड दी गई है। स्पीड कितनी दी गई? स्पीड दी गई 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस स्पीड से क्या करता है, वो इस रेक्टेंगल के चारों तरफ घूम जाता है। और इस रेक्टेंगल के चारों तरफ घूमने में, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? टाइम दिया गया 8 मिनट। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, अब वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जो है ना, वो इसके चारों तरफ घूम गया, इसके चारों तरफ घूम गया मतलब उसके पैरीमीटर में घूम गया। भाई ये 3x है तो ये भी क्या होगा 3x, ये 2x है तो ये भी क्या होगा 2x। अगर मैं इसके पैरीमीटर की बात करूँ, पैरीमीटर एक की बात करूँ तो पैरीमीटर कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 5 10x। ठीक। और ये किसके बराबर होगा? ये इसके डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि स्पीड भी दिया है टाइम भी दिया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 12 और टाइम कितना है? 8 मिनट। लेकिन ये तो भैया स्पीड जो दिया है ना वो 12 किलोमीटर पर हावर दिया है और टाइम 8 मिनट दिया है, तो इसको भी घंटे में बदल दो। तो जब भी मिनट आए उसको घंटे में बदलना हो तो 60 से भाग कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 8/5, ये आ गया किलोमीटर। लेकिन आंसर देखो सभी देखो मीटर स्क्वायर में, तो हम लोग इसको मीटर बदल देंगे तो 8/5 और 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो भैया ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि ये चीज़ देखो वो उसके चारों तरफ घूम गया तो ये इसका डिस्टेंस ही तो है और स्पीड भी दिया था। तो मतलब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, को बराबर कर देंगे। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 10x बराबर हो जाएगा किसके? 8/5 इंटू 1000। तो 0 से 0 गया, इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा ये 20 बार चला जाएगा। हाँ ये 20 बार चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 160। क्या आ जाएगी? 160। अब एक देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा पार्क का क्षेत्रफल, जैसे मुझे एरिया निकालना, ये पार्क है इसका एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 3x। और चौड़ाई कितनी है? 2x। तो क्या हो जाएगा? 6x²। तो देखो 6x की वैल्यू क्या आ गई? 160 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 और यहाँ आ जाएगा 256 और 2 जीरो। अब गुणा कर लो तो 36, 3 हासिल, 6 पंचे 30, 30 33, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 15। तो 15 36 और 2 जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 36 और 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और मेंस का सवाल है, देखिए 2016 में आया था, बाकी सवाल में तब नहीं था। कह रहा 231 सवाल, कह रहा है एक आयताकार पार्क है, 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, और पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं। शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 है तो कह रहा है सड़क की चौड़ाई बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी इस टाइप का सवाल है आप तुरंत कर लोगे। जैसे एक रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये लंबाई होती है चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी दी गई? 60 और चौड़ाई कितनी दी गई? 40। जब भी ऐसी लैंग्वेज आए कि पार्क के बीचों बीच, पार्क के बीचों बीच, बीचों बीच सड़कें, 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती है, जब भी ऐसी लैंग्वेज है, मतलब पार्क के बीच में 2 सड़कें बनाई जा रही, जब भी ऐसी लैंग्वेज आए कि पार्क के बीच में 2 सड़कें बनाई जा रही हैं, तो समझ लो जैसे एक सड़क है और ये एक सड़क, तो पार्क के बीचों बीच 2 सड़कें बनाई जा रही, तो इस सड़क की जो चौड़ाई होती है ना, ये एक्स, ये भी एक्स होगी। ठीक। तो इस सड़क की जो चौड़ाई होती है वो एक्स होती है। ठीक। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आए तो फिगर ये बनेगा। ठीक। अब जो कह रहा शेष पार्क, मतलब ये तो एक पार्क के बीचों बीच क्या बना दी? 2 सड़कें बना दी गई। कह रहा शेष पार्क जो बच गया ना, ये शेष पार्क, ये जो शेष पार्क बच गया ये वाला, ये कह रहा इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 2109। तो कह रहा सड़क की चौड़ाई बताइए। तो सड़क की चौड़ाई, तो भैया ध्यान देना, ये एक रेक्टेंगल था, हमने पार्क के बीचों बीच क्या बना दिया? सड़क बना दिया। तो इस सड़क का क्षेत्रफल, इस सड़क का जो एरिया होता है ना, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी एक रेक्टेंगल आए उसके पार्क के बीचों बीच सड़क बना दी जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? L+B-X ब्रैकेट में x, L+B-X ब्रैकेट बन x। x क्या है? चौड़ाई है। x क्या है? इस सड़क की चौड़ाई है जो बीचों बीच में बनाई गई। L क्या है? लंबाई है। B क्या है? ठीक है। अब ध्यान देना,
ये चौड़ाई ये आ गया भाई, ठीक। अब इसको अगर लंबाई में देखूँ तो लंबाई 60 है और चौड़ाई 40 है, माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक। ये आया। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस फिगर से तुमसे पूछूं कि भैया चौड़ाई निकालो, तो कैसे निकालोगे? अगर मैं इस फिगर से पूछूं कि तुम इसमें चौड़ाई निकालो, सड़क की चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? पूरे वाले रेक्टेंगल के एरिया में से, पूरे वाले रेक्टेंगल के एरिया में से क्या घटा दोगे? जो बच रहा है। भाई मुझे मुझे क्या निकालना है? मुझे ये सड़क की चौड़ाई निकालनी है ना, सड़क की चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो अगर मैं इसका इतना क्षेत्रफल तुमसे पूछूं, इतना क्षेत्रफल, तो कैसे निकालोगे? पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से मैं क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। किसको घटा दूंगा? ये जो बच गया है, इसके जो लॉन है यहाँ पे, लॉन, एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन, इसको घटा दूंगा। तो जो एरिया बचेगा वही तो आएगा सड़क का क्षेत्रफल, ठीक। अब खुद बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 60, और चौड़ाई कितनी है? 40। अब एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन कितना दिया गया है? 2109, तो 100 हो गया। 2400 में से घटा दो 2109, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा? 291, क्या आ जाएगा? 291, तो ये 291 आ जाएगा, ठीक है। 291, 291। और ये जो आया है, ये किसका क्षेत्रफल आया है? सड़क, सड़क की चौड़ाई, सड़क का क्षेत्रफल आया है। और सड़क का क्षेत्रफल हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है? तो ये वैल्यू हो जाएगी 291, हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है तो सड़क की चौड़ाई बताइए, सड़क की चौड़ाई। अब देखो भैया, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा 291 इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ब्रैकेट में एक्स। अब हमें एक, अब यहाँ पे, अब ये करने के बाद हमें क्या करना है? ऑप्शन को चेक करना है। क्या करना है? ऑप्शन को चेक, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से करोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना इसे लंबा चला जाएगा। यहाँ करने के बाद, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? ऑप्शन चेक करना है। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अब ध्यान देना, मुझे निकालना क्या? मुझे निकालना सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई क्या है? एक्स, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू इनमें से देखनी है, वहाँ पुट करनी है, और जो इसको सेटिस्फाई कर देगा इस क्वेश्चन को, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खुद बताओ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 ले लूँ, एक्स की वैल्यू 3 ले लूँ, तो ये 3 हो जाएगा। और 100 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 97। और 97 का गुणा यदि तुम 3 में कर दो, क्या आ जाएगा? 291। मतलब ये पहला ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाता है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। कैसा? किसी वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचे हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श करता है। यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा 140 सेंटीमीटर का है, वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल होता है। बहुत ही आसान सवाल है, मेंस का सवाल है, देखना कितना इजी सवाल है। कह रहा है कि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। और कह रहा है स्क्वायर है, क्या कह रहा है? कह रहा है इसके कोने पर, इसके कोने पर हम क्या करेंगे? 2 सर्कल खींचे, मतलब ऐसे सर्कल खींचेंगे ये, ठीक। जो मतलब हम इसके कोने पे हम सर्कल खींचेंगे, ठीक, बराबर है। आप ये सोच के चलना है कि ये सब सर्कल बराबर है, ठीक। और कह रहा है कि चारों कोने पर 4 बराबर त्रिज्या के, मतलब 4 बराबर त्रिज्या के, मतलब ये मान लो ये क्या है? 4 बराबर त्रिज्या के, मतलब जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी त्रिज्या इसकी है, ठीक है। तो 4 बराबर त्रिज्या के दो वृत्तों को, 4 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचते हैं कि प्रत्येक वृत्त, प्रत्येक सर्कल 2 सर्कल को स्पर्श करता है। मतलब जितने भी सर्कल देखो, ये वाला सर्कल की बात करूँ तो देखो, इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है। तो जब भी ऐसा फिगर आ जाए, और पूछ क्या रहा है? तुमसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी 140 है, तो कह रहा है यदि वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का स्पेस बताओ। मतलब कह रहा है कि जो सर्कल के बीच में जो जो ये गैप बन गया है ना, सवाल के कहने का तात्पर्य जो ये स्पेस बच गया है, इसका एरिया बताओ। तो भैया इसका एरिया डायरेक्ट ही आपको याद करना है, ऐसा फिगर कभी भी आ जाए, ऐसा फिगर कभी भी आ जाए, तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 3/14, 3/14 ए स्क्वायर। क्या होता है? 3/14 ए स्क्वायर। आप कहोगे ए क्या है? ए है भैया साइड, ए क्या है? एरिया ऑफ, सॉरी, ए क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग की भुजा है, वर्ग की, ये जो वर्ग की भुजा है ना, यही ए होती है,
यही क्या होती है ए। समझ में आया? तो जब भी ऐसा फिगर बन जाए और आपसे क्या पूछे, आपसे ये वाला एरिया पूछे, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस एरिया फॉर्मूला होता है 3/14 ए स्क्वायर। और ए क्या है, ये जो स्क्वायर की जो साइड है ना, ये ए है। अब देखो कुछ नहीं बचा, 3/14 यही तो पूछा है। ए कितना है 140, तो 140 गुणे 140, जब सॉल्व करोगे तो ये काट देगा 10 बार और ये हो जाएगा 4200। तो 4200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आपको जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 233। कह रहा है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज इस प्रकार बनाए गए कि वर्ग और एक वर्ग और एक समषष्टभुज, एक समषष्टभुज हेक्सागन इस प्रकार बनाए गए कि वर्ग और षष्ठभुज के सभी शीर्ष 8 त्रिज्या वाले वृत्त पर हैं। वर्ग और षष्ठभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, एक वर्ग स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक, कह रहा है एक वर्ग और एक षष्ठभुज बना लो। ठीक, षष्ठभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, हेक्सागन। इस प्रकार बनाया गया कि वर्ग और षष्ठभुज के सभी शीर्ष 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पर होते हैं। मतलब ये चाहे स्क्वायर बनाओ चाहे आप हेक्सागन बनाओ षष्ठभुज बनाओ, इनके जो शीर्ष है ना वो एक सर्कल पे टच करते हैं, सर्कल को टच करते हैं। और सर्कल की रेडियस क्या है, आर है। तो ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो ध्यान देना, अगर ये भाई देखो ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे बना दे रहा है, तो क्या कर रहा है, सब टच कर रहा है ऐसे। ठीक, अब देखो बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल में कुछ दम नहीं है। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है और स्क्वायर के लिए ये क्या है, ये क्या है, ये डायगोनल है। स्क्वायर के डायगोनल, और स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या आता है, √2 है। मतलब स्क्वायर के विकर्ण का फॉर्मूला क्या आता है, √2 है। जो कि देखो इस सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है, व्यास का। सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है, व्यास। और व्यास कितना है, 2r। तो अगर मैं यहाँ ए निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2r/√2। और √2 को काट देगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो मुझे ए पता चल गया, ए पता चल गया। तो अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो इसका एरिया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है। और ए इसका स्क्वायर कर दूं तो √2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अब इधर देखो, इधर देखो, ये षष्ठभुज है। क्या है षष्ठभुज, ये सेंटर है। तो अगर मैं इसको मिला दूं, सबको ध्यान देना, सबको मिला दूं। ठीक, सबको मैंने मिला दिया। तो देखो ये षष्ठभुज है, षष्ठभुज में देखो ये पूरा कोण कितना होता है, ये पूरा कोण कितना होता है, कहोगे 360। कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 60। मतलब हर कोण कितना हो जाएगा, 60 60। अगर ये 60 तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक, अब ध्यान देना, ये देखो एक सर्कल के लिए ये क्या है, रेडियस का काम कर रहा है, और ये क्या है, रेडियस। तो भैया दो रेडियस है किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो साइड अगर बराबर होती है तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं, ये मैंने बताया था। किसी भी त्रिभुज में, ये कोई त्रिभुज है, अगर उसके दो साइड बराबर है तो उन्हें आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके जैसे इसके सामने वाला कोण ये है और इसके सामने वाला कोण ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो खुद बताओ, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक, ये रेडियस, ये रेडियस। तो अगर मैं देखूँ, ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, एक को निकालो, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये भी क्या होगा, थीटा। और ट्राइंगल के किसी एक, इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, तो ट्राइंगल के सभी कोणों का योग क्या होता है, 180। तो ये थीटा प्लस 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 60, वहाँ जाएगा तो 120। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 60। मतलब इससे ये पता चल गया, तो ये भी एंगल क्या होगा, 60 होगा, ये भी एंगल क्या होगा, 60 होगा। अब देखो ध्यान देखो, एक ट्राइंगल है जिसके सभी कोण 60 60 है। खुद बताओ कौन सा ट्राइंगल होगा, भैया वो समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होगा और जिसकी भुजा कितनी है, रेडियस मतलब आर है। तो बस समबाहु त्रिभुज के, देखो भाई, समबाहु त्रिभुज के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, साइड क्या है, आर स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर लो। क्या कह रहा है, वर्ग और षष्ठभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 2r स्क्वायर। और और षष्ठभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो भैया ये एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है, एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल है √3/4 r स्क्वायर। जबकि ऐसे कितने ट्रायंगल है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल है। तो सॉल्व कर लो, r स्क्वायर स्क्वायर गया, 2 से काटोगे तो 3 बार, तो क्या आ जाएगा 4
3√3। 3√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान अच्छा सवाल है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 है, कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 68 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। तो सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र बराबर होता है। जैसे दो सर्कल है, ये इनका सेंटर बराबर है, तो ये कैसे वृत्त हो गए, सकेंद्रीय वृत्त। तो कह रहा है कि त्रिज्या 68 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं बड़े वाली की बात करूँ तो ये 68 है, और छोटे वाले की बात करूँ तो ये कितना है, 22 है। और बड़े वाले को हम कैपिटल आर कहते हैं, ये 68 है, और छोटा वाला क्या है, स्मॉल आर, ये 22 है। तो कह रहा है इन वृत्तों की परिसीमाओं द्वारा परिबद्ध की गई बंद आकृति का क्षेत्र बताइए। कुछ नहीं कह रहा है इसमें, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है इनकी परिधि द्वारा जो, मतलब ये सर्कल और ये सर्कल, इनके द्वारा जो घेरा गया एरिया है, इसका एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ये क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और सॉल्व कर दूँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर। तो भैया सॉल्व कर लो, तो पाई जब इसको जोड़ोगे ना भाई, कैपिटल आर कितना 68 और स्मॉल आर 22 है, तो 90 आ जाएगा। और जब घटा दोगे 46 आ जाएगा। तो गुणा कर लो भैया, तो 9 का गुणा 6 में करोगे तो 54, और 36 4 41, ये 0 पाई। तो 41 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 235। खैर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 1/3 1/4 उसकी परिधि 104 सेंटीमीटर। कह रहा है सबसे लंबी भुजा बताइए। तो देखो जो कोई भी त्रिभुज उसकी भुजाएं जो है ना, इस रेशियो में, जब भी भुजाएं ऐसे रेशियो में दिया हो तो उसको ये जो होता है ये एक्चुअल रेशियो नहीं होता। इसको एक्चुअल रेशियो बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, जैसे 2 3 4, इनका हम लोग एलसीएम ले लेते। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12। तो भैया 1/2 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में हम लोग 12 कर देते हैं। 1/4 में हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर, जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6, इसको सॉल्व करो क्या आएगा 4, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 3। मतलब जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, वो किस रेशियो में, ए 6:4:3 में। कह रहा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। कुछ बताओ इसको सॉल्व करने के, सवाल को सॉल्व करने की होती नहीं। सबसे बड़ी भुजा अगर मैं इसमें पूछूं क्या बताओगे, 6। मतलब जो आंसर होगा 6 से कटेगा, ये तो कट ही नहीं रहा है। ऑप्शन कौन सा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भैया जो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, 6। तो जो ऑप्शन होगा 6 से कटेगा, तो 6 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 236। कह रहा भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई ये अनुपात में इसने स्वामी में चारों तरफ से घेरने के लिए 7.5 प्रति मीटर की दर से इतने रुपए खर्च किए, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताए। बहुत ही आसान सवाल है। ये एक रेक्टेंगल है, मैंने बताया था रेक्टेंगल की लंबाई क्या है 5 है, तो इसको 5x मान लो। चौड़ाई क्या है 3 है, इसको 3x मान लो। कह रहा है उसके स्वामी ने उसके चारों तरफ घेरने के लिए, मतलब उसके चारों तरफ घेरने, मतलब उस चारों तरफ घेरने का मतलब समझ रहे हो, चारों तरफ घेरने का मतलब होता है उसकी पूरे पैरामीटर की बात हो रही। तो ये 5x, ये भी क्या होगा 5x, ये हो जाएगा 3x। अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूँ तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16x। भाई सबको जोड़ दो, ठीक। और उसको घेरने के लिए ये तो उसका पैरामीटर आ गया, उसको घेरने के लिए देखो इतने रुपए दे रहा है प्रति मीटर। तो ये जो आया है भाई, ये पूरा इसको घेरना है। तो इसको घेरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेंगे कितना लंबा है, ये 16x लंबा है। अब ये देख लेंगे 16x मीटर लंबा है, मीटर मीटर में है ना पूरा। अब हम इसको देख लेंगे कि ये 1 मीटर का कितना रुपए दे रहा है, तो 1 मीटर का 7.5 दे रहा है, मतलब 15/2। तो जब तुम इसमें 15/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, भाई 1 मीटर का कितना दे रहा है, तो इतना मीटर कितना देगा। जैसे हम लोग अच्छा खर्चा कैसे निकालते थे, खर्चा निकालते थे एरिया इंटू रेट, निकालते थे कि नहीं। ऐसे ही खर्चा निकालने का तरीका और होता है, अगर पेरीमीटर इंटू रेट हो। भाई देखो यहाँ एरिया तो दिया नहीं, एरिया क्यों नहीं दिया, देखो यहाँ पे रेट जो दिया है, रेट से पता चलता है कि देखो रेट क्या है प्रति मीटर। अगर ये लिखा होता प्रति मीटर स्क्वायर तो खर्चा हम लोग यहाँ से निकालते एरिया से, लेकिन यहाँ पे रेट क्या लिखा है, प्रति मीटर लिखा है, तो मतलब हम लोग पेरीमीटर से निकालेंगे। समझ में, ये कुछ ट्रिक होती है। जैसे रेट क्या दिया है प्रति मीटर स्क्वायर, तो एरिया से निकालो खर्चा। अगर रेट दिया है प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया, तो आप खर्चा कहाँ से निकालोगे, आप निकालोगे पेरीमीटर। अगर ये रेट दिया होता है प्रति मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम से निकालते खर्चा। कहाँ से निकालते, तब खर्चा हो जाता है वॉल्यूम से, वॉल्यूम इंटू रेट। समझ में आया।
तो ये 3D में पढ़ेंगे वॉल्यूम वाला। तो आप देखो कह रहा है, तो हमने देखो खर्चा, देखो पेरीमीटर कितना है पूरा का 16x, रेट कितना है 15/2, तो ये खर्चा आ जाए, खर्चा कितना आ जाए 6000। सॉल्व कर लो, तो इसको काटोगे तो ये 8, ठीक है। ये इसको काट देगा 400 और ये इसको काट देगा 50, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 है। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बता। भाई लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, तो अंतर कितना है 2x, और 2x की वैल्यू कितनी है तो 50, तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 237। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल किस पे, पॉलीगन पे। किस पे, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज। अब देखो पॉलीगन को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूँ, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। पॉलीगन देखो क्या है। अगर कभी भी पॉलीगन में सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है पॉलीगन में, तो ये याद करना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का क्या सम क्या होता है 180 होता है। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर मतलब अंदर का कोण अंतः कोण, अंदर का कोण अंतः कोण, बाहर वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है 180 होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है 180 होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है 180 होता है। दूसरी चीज, अगर कभी भी तुमसे पूछ ले नंबर ऑफ साइड्स, क्या पूछ ले नंबर ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं की संख्या। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो वो कैसे निकालते हैं, 360 में एक्सटीरियर का भाग दे देंगे। 360 में एक्सटीरियर का भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। तीसरी चीज, अगर कभी भी पूछे सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स, कभी पूछे सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स, तो जितने भी इंटीरियर एंगल है अंतः कोण है उनका, उन अंतः कोणों का, सभी अंतः कोणों का योग अगर पूछे, सभी अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि आगे सवाल में मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब अगर चौथी आता है इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों की संख्या पूछे, विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n(n-3/2)। ये 4 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बस सवाल आपके कहीं नहीं फंसने वाले, ये गारंटी मेरी। तो क्या कह रहा है दो समबाहुभुज है जिनकी भुजाओं की संख्या 1:2 है और उनके अंतः कोणों के माप का अनुपात 3:4 है। तो कह रहे प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो ये वाला सवाल देखो मेंस में आया है, और ये वाला सवाल हम लोग किससे करेंगे, ऑप्शन से। ठीक, देना कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी उठाऊंगा। देखो ऑप्शन डी कैसे से, देखो कह रहा है उनकी भुजाओं, देखो हम क्या निकालना, प्रत्येक बहुभुज की भुजाएं निकालनी। अब भुजाओं का रेशियो क्या 1:2 होना चाहिए, तो सब 1:2 में। अगर इनको काटूं 10 से तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 1 आया 2 आ जाएगा। तो मतलब ये लाइन को मतलब नहीं। अगर इस ऑप्शन ने इस लाइन को प्रूव कर दिया, ऑप्शन ने इस लाइन को प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये लाइन सभी प्रूव कर रहे हैं। अगर ऑप्शन ने इस लाइन को प्रूव कर दिया मतलब वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो दो बहुभुज है ना, मान लो पहला बहुभुज, तो पहले बहुभुज के लिए भुजाओं की संख्या क्या मान लेंगे 5, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5। अगर n 5 आ गया तो देखो n का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है 360/e। तो अगर मैं e निकालूं यहाँ से तो क्या आ जाएगा 360/5, तो हो जाएगा 72। अगर e 72 आ गया तो i क्या हो जाएगा 108। क्यों, देखो भैया i और e का योग क्या होता है 180, i और e का योग क्या होता है 180 होता है। तो ये 72 है तो ये क्या होगा वह 108 होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं n क्या मान लूँ 10, n 10 मान लूँ, तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाऊंगा n बराबर 360/e। तो e अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 360/10, कितना आ जाएगा 36। और अगर यहाँ पे e 36 है तो i क्या हो जाएगा 144, क्योंकि इनका सम क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, बस आपको यही चेक करना है, आपको यही चेक करना है कि कह रहा है उनके अंतः कोणों के योग का माप का अनुपात 3:4 है। अंतः कोण क्या कहते हैं, आई को। तो इनका अगर अनुपात 3:4 आ रहा है तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं 36 से काटूं तो ये कितनी बार कटेगा 3 बार, 36 से काटूं कितनी बार 4 बार, मतलब ये किस रेशियो में भाई 108 और 144 का हमें रेशियो निकालना है। तो 36 से काटो 3 बार, 36 से काटो 4 बार, मतलब इनका रेशियो क्या आ रहा है 3:4। और वाकई में क्वेश्चन में 3:4 दिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में यूज़ करना है, ठीक है। एक दूसरा कंसेप्ट इसका बेसिक्स है एक्स मान के, वो नहीं करना, वो करोगे तो लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज इनका परिमाप एक समान है, ये क्षेत्रफल को अनुपात बताइए। तो मान लेते हैं देखो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। अगर ये 2 है
ठीक है, तीसरी भुजा को मैं क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये भी क्या हो जाएगा 4। समझ में आया? तीसरी भुजा को अगर मैं क्या मान लूँ, तीसरी भुजा को 2 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो गया 4। ठीक। अब देखो इसका अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, या इसके परिमाप की बात करूँ तो 4 4 8 1 10। अब देखो क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप एक समान है। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज भी है, बनाओ। एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है जिसका, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, सभी भुजा मतलब ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ 3a होता है, और जो कि कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। जो कि है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज इसका परिमाप क्या है, एक समान है। मतलब इसका परिमाप 10 है तो इसका भी परिमाप क्या होगा 10 होगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। तो मतलब ये भी 10/3 हो जाएगा, ये भी 10/3 हो जाएगा, और ये भी 10/3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए, उसका अनुपात बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो बहुत ही आसान सवाल है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था ये वाली लाइन जो होती है ना, ये मीडियन भी होती है, और यही लाइन क्या होती है, यही लाइन ऊंचाई भी काम करती है। ऊंचाई का भी काम यही करेगी, मीडियन का भी ये काम करेगी। अगर ये मीडियन का काम करेगी और ये पूरी 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 1। अब देखो यही लाइन किसका काम करती है, यही लाइन काम करती है किसका, ऊंचाई लंबवत का। तो लंबवत का काम करेगा तो ये 90 बनाएगा। अब खुद बताओ, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये 1 है, ये 4 है, ये निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये 90 है तो कैसे निकालते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से अगर मुझे ये लंब या परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये हाइपोटेनस होता है अपॉन माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है 4, 4 के स्क्वायर करोगे तो 16, और बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो क्या आ जाएगा √15। ये पूरा क्या आ जाएगा √15 आ जाएगा। आगे अब देखो इसका हमें एरिया निकालना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया भाई, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, इस पूरे का बेस कितना है 2, और हाइट कितना है √15। तो √15 इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा √15, मतलब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मैं इसका निकालता हूँ, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसके समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या था √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आती है 10/3 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा √3/4 इंटू 100/9। तो इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 √3/9। अब देखो इनका एरिया है, इनके अनुपात बताइए। तो भैया इसका एरिया कितना है √15, और इसका एरिया कितना है 25 √3/9। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको ये जो ये मतलब जो अनुपात दिया है वो सही से दिया नहीं है, तो इसको सही बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो नीचे क्या है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 9 से इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर भी करना पड़ेगा, तो 9 से इधर कर दो इधर भी कर दो। तो जब इसमें करोगे तो हो जाएगा √9 √15 हो जाएगा 25 √13, क्योंकि 9 कट जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो भैया अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना 0 0 गया, तो ये तो 3 10 आ रहा है, 3 10 हो ही नहीं सकता। इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काटोगे तो 8 बार 4 से काटोगे तो 25, ये भी नहीं हो सकता। इसको काटोगे तो 21 ये 50, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। इसको काटो 4 से तो ये 9, 4 से काटो 25, तो 9 25 9 25 आ रहा है, 9 25 आ रहा है। समझ में आ रहा है 9 25 आ रहा है। आप कहोगे सर जी यहाँ √5 है, भैया देखो और सॉल्व कर लो ना, √3 से काटोगे तो क्या आ जाएगा √5, √3 से काट दो तो क्या आ जाएगा 9 √3 = 25 आया। इसको सॉल्व करो यही तो आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और इजी सवाल भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का किनारा है, एक समचतुर्भुज मतलब एक रोम्बस है, और रोम्बस में मैंने बताया था, रोम्बस में बहुत चीज़ें बताई थी, उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक। और डायगोनल क्या होते हैं बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, ये मैंने बताया था। 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बाइसेक्ट, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक। तो कह रहा है एक समचतुर्भुज का किनारा है 10 सेंटीमीटर, किनारा मतलब एक साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये एक विकर्ण मान लेते हैं, ये वाला विकर्ण ये 12। अच्छा ये पूरा 12 है, ये पूरा 12 है तो ये क्या होगा 6 6। और ये अब खुद बताओ एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया ट्रायंगल। तो भैया एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, और दिवाली ये वाला एंगल 90 है, 90 के सामने वाला क्या है 10, और ये क्या है 6, तो ये क्या होगा भैया एक ट्रिपलेट नहीं होता, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट होता है 6 8 10।
तो ये 6 है, 10 है, तो क्या होगा 8। तो भैया अगर ये 8 है, ये 8 है, तो ये इसका क्या होगा, देखो जितना ये उतना ये, मैंने बताया था ना। तो देखो इससे हमें क्या पता चलेगा, डायगोनल 1 कितना आ गया, डायगोनल 1 कितना आ गया, 6 6 12, डायगोनल 2 कितना आ गया, 8 8 16। कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। भैया समचतुर्भुज का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। बहुत ही आसान है। तो हाफ D1 की वैल्यू कितनी है 12, D2 की वैल्यू 16। तो काटोगे कितना आ जाएगा 96। तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेंस का सवाल है, 2017 में आया था, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 240। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सब मेंस के सवालों में करा रहा हूँ। कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने, एक सर्कल है, कह रहा है इसको समतल करना है, और समतल करने का जो रेट दिया है, जो रेट दिया है, रेट कितना दिया है, 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसमें खर्चा कितना आ रहा है, खर्चा आ रहा है 7700। तो कह रहा है उसके चारों तरफ बाड़ लगाने, उसके चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत, उसके चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत जो है, मतलब उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ यहाँ पे लगाना है बाड़, मतलब ऐसे बाड़ बाड़ लगाना है इसके। तो बाड़ लगाने पे का जो खर्चा कह रहा है, बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो कह रहा है वो है 1.20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी तो मीटर है। ठीक है, तो कह रहा क्या आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, समझिए। कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने, समतल मतलब एक ये सर्कल है, इसको समतल करना है। समतल करने की बात हो रही है, मतलब ये कैसे पता चलेगा, हम लोग खर्चा कहाँ से निकाले भैया, रेट से। देखो यहाँ पे जब रेट दिया है ना, रेट दिया है 50 पैसे वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर होता है। तो देखो भैया ध्यान दीजिए, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे खर्चा निकालना, क्या निकालना, खर्चा। ठीक, मुझे निकालना खर्चा। तो भैया खर्चा का फॉर्मूला क्या होता है, खर्चा का फॉर्मूला होता है, खर्चा बराबर होता है एरिया इंटू रेट। ठीक, ये भी होता है। और खर्चा का फॉर्मूला एक और होता है, खर्चा का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इंटू रेट। तो जहाँ से आप निकालो, देखो भैया रेट देखो किस में दिया, मीटर स्क्वायर में, तो रेट मीटर स्क्वायर में दिया, मतलब हम लोग खर्चा कहाँ से निकालेंगे, एरिया से। तो देखो खर्चा कितना दिया, 7700। एरिया क्या होता है सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। आर, आर आर कितना दिया, आर निकालना है, इंटू रेट कितना दिया है 50 पैसे। 50 पैसे को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/2 रुपये, 1/2 रुपये। तो सॉल्व कर लो, तो ये इसको काट देगा 11 बार, और ये 11 इसको काट देगा 700, और 7 का गुणा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4900। तो आर की वैल्यू 70, आर की वैल्यू 70 आ गई। अब भैया यहाँ से निकाल लो, यार उसके चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत इतनी दर से क्या होगी। तो भैया खर्चा निकालना है यहाँ पे, और पेरीमीटर क्या है, देखो चारों तरफ का पेरीमीटर क्या है, चारों तरफ का पेरीमीटर है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 70, और रेट कितना दिया है 1.2। तो पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, और ये 0 0 कट जाएगा, ये 7 7 कट जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे 44 गुणे 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 528। तो 528 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 241। 241 क्वेश्चन नंबर 241 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो देखो समबाहु त्रिभुज बना लो, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8, ये भी क्या होगा 8। ठीक, कर त्रिभुज के या त्रिकोण के अंतावृत और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है अगर इस त्रिभुज के, अगर मैं एक अंतावृत बना दूं, क्या बना दूं, अंतावृत। तो आप जानते हो अगर त्रिभुज के अंदर अंतर्वृत्त बनाओगे तो उसकी जो रेडियस होती है वो स्मॉल आर होती है, और स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है, ए मतलब त्रिभुज की भुजा, भुजा कितनी है 8/2√3। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/√3। अब कह रहा परिवृत्त, परिवृत्त मतलब क्या होता है, जो बाहर बना दो सर्कल, और उसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, a/√3 होता है, और ए की वैल्यू क्या है 8/√3। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अंतावृत और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। अंतावृत ये हो गया और परिवृत्त ये हो गया, तो इसके बीच में जो जो एरिया बच रहा है ना, उसका हमें जो जगह बच रही है, जैसे ये जगह बच रही है, ये पूरी जगह बच रही है, इसका हमें एरिया निकालना है।
तो भैया किसी का भी एरिया निकाल, जैसे तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन मतलब जो मैंने शेडेड किया, कैसे निकालना? अगर मुझे पूरे वाले सर्कल में, पूरे वाले सर्कल के एरिया में से, पूरा वाला सर्कल एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर इसका, मैं छोटे वाले सर्कल को घटा दूँ तभी तो ये एरिया आएगा। ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? पूरे वाले में से अगर मैं छोटे वाले का एरिया घटा दूँ तो जाएगा पाई स्मॉल आर। तो पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, यहाँ 22/7, ये कैपिटल आर प्लस आर हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा कैपिटल आर माइनस आर। सॉल्व कर लो, यहाँ 22/7 और यहाँ हो जाएगा, जब इसको जोड़ दोगे तो 8√3 और 4√3 को जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 12/√3। तो यहाँ लिख दोगे 12/√3 और जब इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 4/√3। तो ये √3 क्या बन जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका 16, 22/16। ठीक, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 132, यहाँ आ जाएगा 22, तो ये जाएगा 2, 5, 3। तो क्या आ जाएगा 352/7, 352/7। जब इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 50 सही, 50 सही 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 सही 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए मेंस का सवाल है, तो ये सवाल जितने भी मैं करा रहा हूँ सब मेंस के सवाल है। अब जो सवाल आ रहे हैं उनका लेवल थोड़ा हाई आ रहा है, लेकिन सवाल आप सब आपको आ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपने इतने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 242, बहुत ही आसान सवाल है। करा किसी किसान के पास समलम आकार की जमीन है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 2.56 गज और 3.44 गज है, और समांतर भुजाओं में दूरी जो है, बीच की दूरी जो 1.44। जमीन को जोतने का खर्चा जो है 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है। तो कह रहा है पूरी जमीन को जोतने के लिए कितनी राशि? तो भैया एक समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज मैंने बताया था जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक, सिर्फ इतना कंडीशन होता है। तो भैया ये कितना है, ये है 2.56 और ये क्या है 3.44, और कह रहे हैं उनके बीच की दूरी, समांतर समांतर जो भुजाएं उनके बीच की दूरी क्या है 1.44। तो कह रहा है ये जमीन को जोतने का खर्चा इतने रुपए प्रति गज है। तो ये वर्ग प्रति वर्ग गज है, मतलब ये रेट दिया है, क्या दिया है रेट, हमें खर्चा निकालना है। तो खर्चे का फॉर्मूला क्या होता है, खर्चे का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। ये कब लगाते हैं, जब रेट किस में दिया हो, देखो गज स्क्वायर में, वर्ग गज का मतलब क्या होता है गज स्क्वायर में। तो ये एरिया से निकालेंगे खर्चा। अब देखो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो क्या होता है, ये समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज का एरिया कैसे निकलता है, ये निकलता है हाफ इंटू पहला साइड का सम, जो समांतर भुजाएं हैं उनका सम, तो इसको जोड़ दो क्या आ जाएगा 6, और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो 1.44। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 इंटू 1.44, और रेट देखो कितना दिया 1800 दिया। तो ये भैया ये 2 अंक बाद दशमलव जब हटेगा तो ये 2 जीरो हट गए, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 7776 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 243। कह रहा ए बी सी की ए बी और ए सी भुजाओं पर, मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। कह रहा है ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई बिंदु है, मतलब ए बी पर एक बिंदु डी है और ए सी पर एक बिंदु एफ है, और डी डी एफ है, मतलब डी और ई है, और डी ई पैरेलल है बी सी के। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या कर, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम लोग क्या करते थे, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, और बड़े वाले का निकालूं ट्रायंगल ए बी सी, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ये क्या हो जाता है, समरूप हो जाता था। छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप हो जाता, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए, मैंने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए, मतलब ये ट्रायंगल हो और बीच वाली जो साइड है वो ऐसे देखो पैरेलल उसके, तो हम लोग क्या करते थे, जो छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो छोटे वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल और बड़े वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ये अनुपात होता था इसके करस्पॉन्डिंग साइड के अनुपात का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग, जैसे छोटे वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ए डी, और बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी, तो इसका स्क्वायर होगा। या ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, इसका साइड क्या है ए ई, और बड़े वाले का ए सी, इसका स्क्वायर होगा। या ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड क्या है डी ई,
और बड़े वाला क्या है BC, इसका स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ मैं बहुत बार बताया हूँ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ होता था, समझ में। अब देखो देखो क्या कह रहा है, सवाल कुछ नहीं रहेगा। यदि कह रहा है AD और DC नहीं होगा, DB होगा। क्या होगा? DB। AD और DB, AD कितना, यदि AD और DB 2:5 है, AD देखो कितना है 2, और DB पूरा कितना है, ये पूरा, ये DB कितना है 5। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो कह रहा है ABC का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या बताया कि अगर तुम्हें छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो वो एरिया कैसे निकलता है, साइड का स्क्वायर करके निकल जाएगा। साइड का स्क्वायर करके, जैसे छोटे वाले का निकालना है तो छोटे वाले की साइड क्या है 2, तो इसका एरिया क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। और बड़े वाले का निकालना है तो बड़े वाले का साइड देखो कितना है, ये 2 है, ये 5 है, तो कितना हो जाए 7, 7 का स्क्वायर 49। अब देखो कह रहा है ये बड़े वाले ट्रायंगल का है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल क्या आ गया 49। तो भैया ये 49, ध्यान देना, ये 49 है, जो पूरा 49 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 45। होगा कि नहीं होगा? कह रहा है चतुर्भुज, अब देखो कह रहा है ABC का क्षेत्रफल 98, ABC पूरे वाले का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 98। हम इन क्वेश्चन में 98 दिया, हम लोग के हिसाब से 49 आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से। तो 2 से तुम्हें यहाँ पे देखो कह रहा है BDEC का क्षेत्रफल निकालो, BDEC हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है 45, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना जाएगा 90, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? भाई देखो पूरे का क्षेत्रफल कितना आ रहा है हम लोग के हिसाब से, पूरे का क्षेत्रफल आ रहा है, देखो पूरे का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 49, जबकि दिया कितना 98। तो 49 को बनाना 98 क्या करें 2 से गुणा कर दे। तो अगर तुमने 2 से गुणा यहाँ किया तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। क्या पूछ रहा था? कह रहा था BDEC का क्षेत्रफल बताओ। BDEC का क्षेत्रफल क्या होगा 45 गुणे 2 90, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 244, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे है। ठीक, तो कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है, ABC ABC, AB पे एक बिंदु है D, और AC पे एक बिंदु है E, और ये कह रहा है ये दोनों पैरेलल है। तो बस कह रहा है यदि AD 1 है और DB 4 है, और ADE का क्षेत्रफल 6 वर्ग में, कह रहा है ADE के क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने कहा था अगर ये लाइन कभी पैरेलल हो जाए तो अगर इनका जो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। छोटे वाले ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो इसकी साइड देखो, साइड कितनी है 1, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है। बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 1 और 1 4 5, तो बड़े वाले ट्रायंगल का स्क्वायर निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे वाले का करना पड़ेगा। पूरे वाले का ट्रायंगल का एरिया मतलब ABC का क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो भैया पूरा 25 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया 24। क्या हो गया 24। कह रहा है ADE कितना आ रहा है 1, और कह रहा है ADE के क्षेत्रफल और BDEC का क्षेत्रफल कितना है 24। तो कह रहा अनुपात बताओ। तो अनुपात जब भी बताना होता है ना, तो हम लोग को रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती। भाई ADE इसमें क्वेश्चन में कितना आ रहा है 1, और BDEC कितना आ रहा है 24, तो कितना अनुपात आ रहा है 1:24। तो हमें ये 6 का कोई इसमें यूज़ नहीं था, क्योंकि अनुपात निकालना था, तो ये आ जाएगा 1:24 इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245। कह रहा है एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, और रोम्बस में बताया सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कह रहा है एक समचतुर्भुज छोटा विकर्ण जो है उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, और बता रहा है कि जो डायगोनल हमने बनाया है ना वो भी 4 है। और हमें पता है डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो ये O पे बाइसेक्ट करते हैं और 90 भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा 2। कह रहे यदि प्रत्येक भुज यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये A है तो ये भी क्या होगा A, ये भी क्या होगा A। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 A²। ठीक, अगर मुझे A पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकल आएगा, जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। अच्छा खुद बताओ, एक राइट एंगल देखो, ध्यान से देखो इस चीज को देखो, ये बड़ा देखो, हमें अभी पता नहीं ना, ये वाली वैल्यू पता है हमें 4, ये वाली नहीं पता, इनमें से पता नहीं यही बड़ी हो। तो देखो अगर मैं, तो खुद ही बोल रहा देखो छोटा वाला कितना 4 है। तो अगर मुझे ये वाली निकालनी है तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इतना निकाल लूँ मैं, इतना निकाल लूँ तो इसका ये जितना ये होगा उतना ये होगा, वो पूरा जोड़ दूंगा तो पूरा बड़ा वाला आ जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखोगे ना तो ये 90 है। ठीक, ये 90 है, और 90 के सामने वाला क्या है 4।
ये क्या है 2, ये निकालना है मुझे, बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला क्या था, बेस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। बेस निकालना है, बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हो जाएगा हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 को सॉल्व करोगे तो 2√3, 2√3 मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 2√3। अगर ये 2√3 तो ये भी क्या होगा 2√3। तो ध्यान दीजिए, हमें एक डायगोनल पता है जो कितना है 4 है, और दूसरा डायगोनल पद क्या चल गया जितना है 4√3। तो कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। भाई इसमें बड़ा कौन है, ये वाला, और ये इस जितना बड़ा वाला विकर्ण होगा उतना इस समचतुर्भुज की भुजा है, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3। बस अब हो गया, √3 एरिया निकालना है ना, √3/4, और ए की वैल्यू कितनी है 4√3 इंटू 4√3। सॉल्व कर लो, ये 4 से 4 कट गया, ये हो जाएगा 4, और √3 क्या हो जाएगा 3 इंटू √3, तो हो जाएगा 12√3। तो 12√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246। कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की खास बात उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। और डायगोनल क्या होता है a√2 होता है। तो कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 है। हम लोग भाई ये विकर्ण कितना होता है रूट 2 है, और ये कितना दिया 9√2, तो √2 कट जाएगा, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, मतलब साइड कितना आ गया है 9 आ गया, तो ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। कह रहा है इस वर्ग को पुनः आकार देकर त्रिभुज बनाया गया, मतलब इस वर्ग को क्या बना दिया गया, त्रिभुज बना दिया गया। इस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बनाइए। अब भैया ध्यान देना, एक त्रिभुज बनाया गया, ठीक, तो इसके सबसे अंदर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अंतःवृत्त, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर तुम एक क्षेत्रफल बना, किसी भी त्रिभुज के अंदर तुम क्या बना दो, अंतःवृत्त बना दो, तो उसकी रेडियस क्या होती है स्मॉल आर, और स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है a/2√3। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल किसी भी सर्कल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो पाई आर की वैल्यू कितनी है a/2√3 का होल स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 12। अब बस मुझे अगर ए पता चल जाए, ए पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अगर ए पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें ये वाला ए कौन सा निकालना है, ये वाला ए जानते हो क्या है, ये वाला ए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये वाला ए है, नहीं वो वाला ए नहीं है। देखो भैया ये त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज, ठीक। और त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक। तो इसका ए अलग है, ये वाला ए अलग है, ये वाला ए अलग है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए डैश, क्या मान लेते हैं ए डैश, ठीक। अब ध्यान देना, तो क्या यहाँ पे लाइन देखो पढ़ो, कह रहा है एक वर्ग को पुनः आकार देकर त्रिभुज बनाया गया। कह रहा है एक वर्ग था, उससे हमने क्या बना दिया त्रिभुज बना दिया। तो इस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, इस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। भैया देखो, अगर तुमने इस वर्ग को क्या बना दिया त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज बनाया है, इसका मतलब तुमने क्या किया है उसके पैरीमीटर, भाई इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका दोनों का पैरीमीटर सेम होगा। अगर मैं इसका पैरीमीटर निकालूं तो 9 9 18 18 36 36 आएगा, इसका भी पैरीमीटर क्या आना चाहिए 36। और इसके पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए, तो ये हो जाएगा 3a, 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो भैया कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 12। तो भैया सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू 12 आ गई, तो पाई 12 × 12/12, तो 12 कट गया, क्या गया 12 पाई, तो 12 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए ये सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसलिए थोड़ा सा आप समय देख रहे होंगे, टाइम लग रहा है थोड़ा सवाल का करने में, ठीक है। अब आते ही तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा दो प्रतिच्छेदक वृत्तों की समान जीवा 12 सेंटीमीटर है, यदि वृत्तों का व्यास 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, ठीक, और एक सर्कल ये है। मान लो ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक। कह रहा इनकी समान जीवा, जीवा मैंने बताई थी कोई भी सर्कल है अगर दो पर्दे के बीच दो, मतलब पर्दे को मिलाने वाली एक लाइन खींच दें,
जो पर्दे को मिला रही है, एक लाइन खींच दे जो पर्दे को मिला रही है, तो उसके लिए क्या होती है? जीवा। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। तो देखो भैया, कह रहा है दो प्रक्षेत्र वृत्तों की समान जीवा, मतलब इसकी जो जीवा होगी वही इसकी जीवा होगी। तो भैया ये इसकी ये जीवा जो है वो इसकी भी है और इसकी भी है, तो समान है। और ये कितनी है? 12। कितनी है? 12। कह रहे यदि वृत्तों का व्यास 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो भैया अगर इस वृत्त का व्यास क्या है? इस वृत्त का व्यास अगर मैं बात करूं, व्यास कितना है? 15। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो क्या आएगा? 15/2। तो इसकी त्रिज्या ये होगी कि नहीं? जिसकी त्रिज्या होगी, ठीक। और ये कितनी होगी? 15/2, ठीक। तो ये भी इसकी त्रिज्या होगी, ये भी होगी 15/2। अब देखो दूसरे का कितना है? व्यास कितना है? इसका व्यास कितना है? तो कहोगे 13। अगर व्यास 13 है तो त्रिज्या क्या होगी? 13/2। तो इसके लिए त्रिज्या क्या होगी? 13/2। तो ये भी क्या होगी? 13/2। समझ में आता है? त्रिज्या ये सेंटर से यदि आप किसी पर्दे को मिला दोगे, सेंटर से यदि आप किसी पर्दे को मिला दोगे तो त्रिज्या होती है। समझ में आया? ये सेंटर है, ये पर्दी है, त्रिज्या होगी। अब देखो ध्यान देना, एक यहाँ मैं थ्योरम बता रहा हूँ। सर्कल में एक थ्योरम होती है, जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत यूज़ होगी। जैसे ये जीवा है, ये क्या है? जीवा। और ये सेंटर है। तो सेंटर से जीवा पे जब भी तुम लाइन खींचोगे, सेंटर से जीवा पे जब भी तुम लाइन खींचोगे वो परपेंडिकुलर होगी। सेंटर से जीवा पे जब भी तुम लाइन खींचोगे वो परपेंडिकुलर होती है और बराबर बराबर भागों में बांटती है। मतलब सेंटर से जब भी तुम सामने वाली जीवा पे, सेंटर से जब भी तुम सामने वाली जीवा पे परपेंडिकुलर खींचते हो तो वो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। अच्छा, मैं यहाँ से, ये सेंटर है, अगर मुझे ये केंद्रक निकालना है, मतलब ये केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब ये ओ है, ये ओ डैश है, तो केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। तो केंद्रों के बीच की दूरी बाई इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी मतलब इसको इसको क्या करेगी? डिवाइड करेगी। मतलब ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब देखो सवाल में कुछ रहा नहीं है, सवाल बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि जब भी भैया देखो, जब भी तुम कोई सर्कल है और सर्कल में जीवा है और जीवा केंद्र से यदि तुम जीवा पे परपेंडिकुलर खींच रहे हो तो वो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये पूरी लंबाई 12 थी। हमने क्या किया? केंद्र से खींचा, इस पे लंब खींचा। भाई जब इसको मिलाओगे ना तो ये परपेंडिकुलर ही मिलेगा। तो जब इस पे आप तुम क्या करोगे? लंब खींचोगे तो ये क्या करेगा? बराबर बराबर भाग डिवाइड कर देगा। मतलब ये 12 था तो ये क्या हो गया? 6 6। अब ध्यान देना, अगर मुझे मुझे निकालना है उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब मुझे क्या निकालना है? ये मान लो कोई जगह है, ये पी है, मुझे ये पूरी दूरी निकालनी है। और ये पूरी दूरी निकालने के लिए मुझे पहले इतना निकालना पड़ेगा, फिर इतना निकालना पड़ेगा, दोनों को निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, इतना ट्राइंगल उठाऊँ, इस ट्राइंगल को देखो, तो ये ट्राइंगल देखना बस इतना, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, ये 90 है, ये है 15/2 और ये है 6। ये हमें निकल जाए तो ये ट्राइंगल की ये वैल्यू निकल आएगी। इस ट्राइंगल को फिर देखना, इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल में देखो, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये 6 है और ये क्या है? 13/2। हमें ये निकल जाए तो देखो ये दोनों वैल्यू अगर निकल जाएगी, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो काम बन जाएगा। देखो ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है, देखो ये 15 से कोई ट्रिपलेट होता है क्या? तो आप कहोगे हाँ 15 से होता है। भाई 15 से कौन सा होता है? 15 से होता है 9 12 15, 9 12 15, 9 12 15। अब भैया देखो यहाँ पे कण, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कण। एक ट्रिपलेट क्या? 9 12 15, 9 12 15 होता है एक ट्रिपलेट, ठीक। 9 12 15, तो ध्यान देना 9 12 15 होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब 15 है, लेकिन कण हम लोग के हिसाब से यहाँ पे देखो 9 12 ट्रिपलेट होता है, कण इसमें क्या है? 15, लेकिन 15 थोड़ा है, यहाँ पे कण क्या है? 15/2। तो अगर यहाँ पे 15/2 करना है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो भैया इसको 2 करोगे तो 9/2 और ये क्या हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 15/2। तो ध्यान दोगे, देखो ये 15/2 मिल गया और ये क्या मिल गया? 6 मिल गया। ये क्या होगा फिर? तीसरी वाली 9/2 हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/2 हो जाएगी। अब इधर देखो, इधर देखो, तो ये क्या है? अब देखो क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट और होता है। ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपलेट अगर आपको याद है ना सवाल तुरंत हो जाता है। देखो 5 12 13, 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। इसमें कण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा कण 13 होती है। तो क्या कण हम लोग के हिसाब से देखो क्या दिया? 13/2। कण हम लोग के हिसाब से हम लोग ट्रिपलेट में कण क्या होता है? 13 होता है। यहाँ की दिया 13/2, तो जैसे सवाल में दिया वैसे करना होता है। यहाँ 13/2 तो यहाँ पे भी 13/2 होना चाहिए। 13 को 13/2 करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का। ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13/2। देखो 13/2 मिल गया, 6 भी मिल गया, तो ये क्या होगा? 5/2। अब देखो सवाल कुछ नहीं रहा भाई, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। देखो, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 5/2।
हमें पूरी निकालनी है तो इनको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 14, इसको काटोगे 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। बाकी आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही लंबा सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आप ट्रिपलेट अगर आपको याद है, जितने मैं ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपलेट अगर याद है तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी डी एक आयत है। एफ जो है वो ए बी का एक मध्य बिंदु है, मतलब इसका मध्य बिंदु मतलब ये बराबर ये। और सी ई डी एफ पे लंब है, ये लंब है। और कह रहा है सी ई 60 सेंटीमीटर है, मतलब सी ई ये 60 है और ये क्या है 40 है। तो कह रहा है ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। अगर मैं इसको मिला दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको मिला रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जिसका बेस कितना है 40 है और हाइट कितनी है 60 है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया भाई एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 40, हाइट कितना है 60। तो जब सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 1200। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 1200। अब ध्यान देना, एक मैंने कंसेप्ट बताया था बहुत ही पहले, शुरुआत में मैंने बताया था कि दो अगर पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। तो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर उनके बीच में आप ट्रायंगल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ट्रायंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनाओगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनाओगे और जिनका बेस सेम होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनाओगे जिनका बेस सेम होगा, वो सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है। अगर पैरेलल लाइन है दो और आप एक ट्रायंगल बना रहे हो और एक उसी में रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बना रहे हो, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल, देखो यहाँ पे ध्यान देखो, दो पैरेलल लाइन है, मतलब पैरेलल लाइन कैसी है, रेक्टेंगल है। पैरेलल लाइन कैसी है, भाई देखो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर यदि तुम ट्रायंगल बना रहे हो, रेक्टेंगल के अंदर तुम क्या बना रहे हो, ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर तुम पैरेलल ट्रायंगल बना रहे हो, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो ट्रायंगल के एरिया के डबल होता है। मतलब ये आपको चीज़ याद रखनी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है डबल इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल के एरिया के डबल होता है। कब होता है, जब आप रेक्टेंगल में क्या बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो, क्या बनाते हो, ट्रायंगल। समझ में, ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में देखो ट्रायंगल बन रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बन रहा है, समझ में आया? तो देखो हमें देखो यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे भी। तो एरिया ऑफ मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डबल इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भैया डबल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1200, तो 1200 का डबल क्या होता है 2400। 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 249। बहुत ही ईजी सवाल है ये भी, ठीक। कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर, मतलब एक साइकिल का पहिया है, ये साइकिल है, पहिया पहिया मतलब सर्कुलर है। तो इसका व्यास व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। तो व्यास 21 है तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा। कह रहा साइकिल चालक 16.5, मतलब साइकिल चालक है जिसकी स्पीड क्या है 16.5 किलोमीटर पर आवर की गति से गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 45 मिनट, टाइम कितना लेता है, 45 मिनट लेता है। तो कह रहा है यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो जब भी ऑफ नंबर ऑफ चक्कर, क्या पूछा जाए, जब भी ऑफ नंबर ऑफ चक्कर, चक्कर को रिवोल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जब भी ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, ठीक। और एक चक्कर की दूरी, मतलब कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी का हम लोग भाग दे देते हैं, कुल दूरी में एक चक्कर की दूरी का भाग दे देते हैं। अगर मैं कुल दूरी निकालूं, देखो भैया ये एक लड़का है जो कि इस स्पीड से जा रहा है, इतना टाइम लेता है, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, कुल दूरी पता चल जाएगी, मतलब उसने कितने चक्कर लगाए, यहाँ से पता चल जाएगा कुल दूरी उसने कितने तय की। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बाई डिस्टेंस स्पीड क्या है, तो स्पीड जब देखोगे तो 16.5 क्या ले सकते हैं 33/2, और टाइम क्या है 45 मिनट। मिनट को मैं घंटे बदलने के लिए क्या करूँगा 60 से भाग कर दूंगा,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 33/2 इंटू 45/60। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना वो किलोमीटर में आएगा। क्या आएगा? किलोमीटर में। हमें देखो व्यास जो दिया है ना, व्यास और एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं। एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी क्या होती है भाई? अगर मैं इसका एक चक्कर लगाऊंगा, मैं इसका एक चक्कर लगाऊंगा, इसका मतलब इसके परिधि में घूम रहा हूँ, इसकी परिधि में। और परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो 2π की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? आर की वैल्यू 21/2। लेकिन आर देखो यहाँ पे क्या दिया है? सेंटीमीटर में। आर क्या दिया? सेंटीमीटर में। तो मतलब पूरी दूरी क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए भाई। आर सेंटीमीटर में, तो ये भी, ये ऊपर वाली भी पूरी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, क्योंकि आर इसमें क्या दिया? सेंटीमीटर में। तो ये भी पूरी सेंटीमीटर, ये तो किलोमीटर में है। तो भैया 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 1000 मीटर। ठीक। और 1000 मीटर, और 1 मीटर वाला होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब 10 की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू 10 की पावर 5 लो, 1000 इंटू 10, 100 लिख दो। और नीचे एक चक्कर की दूरी की जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे आंसर आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं 15 से काटूँ तो 3 बार, 15 से काटूँ तो 4 बार, होगा कि नहीं? ठीक। ये दो कट जाएगा, ये 7 इससे कट जाएगा 3 बार। ठीक। 11 से काटोगे 3 बार, 11 से काटोगे 2 बार। ठीक। ये 3 ऊपर वाला इससे उड़ जाएगा। ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, तो ऊपर क्या बचा? 3। ऊपर क्या बचा? 3। और यहाँ पे क्या बचा? 8 इंटू 100 कर दो। और कुछ बचा? ये भी 2 बचा है, तो एक और 2 बचा है। तो भैया ये देखो, काटो, तो इसको काटोगे तो 125, और ये काटोगे तो क्या आ जाएगा? 50। तो इसका जब गुणा करोगे तो 18,750। तो 18,750 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार देखिए। जब भी नंबर ऑफ चक्कर लगाने हो तो क्या कर, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं और एक चक्कर की जो दूरी होती है वो नीचे लिखते हैं, और भाग कर देते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 250। बहुत ही ईजी सवाल है। करेक्ट चतुर्भुज है, 4 क्रमांगत कोणों की माप, मतलब एक चतुर्भुज है, पता नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज है। करा है 4 क्रमांगत कोणों की माप। एक 7 11 7 11 है, मतलब अगर मैं इसको 7x मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? 11x। ये क्या हो जाएगा? 7x, क्योंकि क्रमांगत है ना, और ये क्या हो जाएगा? 11x। तो कह रहा वो चतुर्भुज कैसा है? तो भैया देखो, अगर मैं रेक्टेंगल देखूँ तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90 होता है। ठीक। तो ये तो 90 बन नहीं रहा है, तो ये रेक्टेंगल गया। स्क्वायर में भी यही होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है और हर कोण 90 होता है। ये भी नहीं हो रहा है। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम समझो। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक भुजा बराबर होती है, 90 फिक्स नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।